नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर राजेंद्र राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आपसे बात करूंगा राजस्थान के इतिहास के बारे में। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बात करते हुए राजपूतों की उत्पत्ति विषयक बिंदु पर चर्चा की थी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान के प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में, राजस्थान के आद्य ऐतिहासिक इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, पुरातत्व के संदर्भ में प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक दो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनके बारे में मैं आपसे अभी कुछ विश्लेषण करता हूं, और इसके बाद मैं आपसे ये बात करूंगा कि किस प्रकार से प्रस्तर युगीन और प्रस्तर धातु युगीन राजस्थान, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता, इन तमाम बिंदुओं के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दो शब्द मैंने आपसे लिए, दो शब्द के बारे में मैंने आपसे भी उल्लेख किया, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्दावली में प्रागैतिहास का ताल्लुक प्री हिस्टोरिक पीरियड का संबंध इतिहास के उस कालखंड से है जिसके बारे में यह माना जाता है कि मनुष्य सभ्य नहीं था। और दूसरी बात यह कि लेखन कला के प्रमाण के किसी भी प्रकार के कोई अवशेष नहीं मिलते। तो इस प्रकार के कालखंड को प्रागैतिहास की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दूसरा कालखंड आता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य इतिहास के बारे में इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये वो कालखंड है जिससे मनुष्य तुलनात्मक दृष्टि से कुछ सभ्य हो चला था और लेखन कला के प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन उस लेखनी को पढ़ा नहीं जा सका। तो चूंकि लेखन कला के प्रमाण यदि मिलते और उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इस प्रकार के कालखंड को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। इस दृष्टि से भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसका दूसरा नाम है कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, इन सब में लिखावट के प्रमाण मिले हैं। लिखावट दाएं से बाएं है, ओवरलैपिंग है, एक अक्षर के ऊपर दूसरे अक्षर है, सांकेतिक अक्षर है। इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो चूंकि इनको पढ़ा नहीं गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रमाण हैं उन सभी को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। एक तीसरा कालखंड और होता है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें मनुष्य सभ्य हो गया हो और लेखन कला के प्रमाण भी है और उसको पढ़ा भी जा रहा है। तो ये दो शब्द, प्रागैतिहास और आद्य इतिहास, इस संदर्भ में हम राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के प्रस्तर युग के बारे में, पाषाण युग के बारे में। राजस्थान के पाषाण युग या प्रस्तर युग के बारे में इतिहासकारों का ये मानना है कि अन्य केंद्रों की भांति, सभ्यता के अन्य केंद्रों की भांति प्रस्तर युगीन राजस्थान का मानव भी, आदि मानव भी एक इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था जो गुफाओं में निवास था, उसका कंदराओं में निवास था, वृक्षों के नीचे वो रहता था और नदियों के किनारे वो रहता था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य के जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन आया। राजस्थान के 3 जिले जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जो वर्तमान में हमें मरुभूमि के रूप में दिखाई देते हैं, एक मरुखंड के रूप में, विशाल थार रेगिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, भूगोलवेत्ताओं का और इतिहासकारों का यह मानना है कि प्रारंभिक दौर में ये रेगिस्तान नहीं थे, बल्कि ये घग्गर और सरस्वती नदी की घाटी के उपजाऊ केंद्र थे। घग्गर और सरस्वती नदी के कांठे के उपजाऊ क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे। जीवन शैली उत्तम थी और जीवन निर्वाह की परिस्थितियाँ अनुकूल थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, जो दृष्टोपति के नाम से भी जानी जाती है, जिसे घग्गर भी कहते हैं। तो सरस्वती घग्गर का जो पार्ट है, हकरा पार्ट, ये सभ्यताओं के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र था और इस क्षेत्र के अंदर एक विशाल सभ्यता विकसित हो रही है, जिसकी अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, कालीबंगा। तो विद्यार्थियों, शुरुआती दौर में ये इलाके रेगिस्तान नहीं थे, बल्कि उपजाऊ भौगोलिक भूखंड थे। यहीं पर ऋषियों ने वेदों की रचना की। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का निर्माण यहाँ पर हुआ और
ऐसा माना जाता है कि यह सारस्वत ब्राह्मणों की उत्पत्ति का केंद्र था। सरस्वती नदी का क्षेत्र, सारस्वत ब्राह्मण अपनी उत्पत्ति इसी क्षेत्र से बताते हैं। तो इस प्रकार की ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र ये इलाके थे, लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव आया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का यह मानना है कि कच्छ के रण में रेत बढ़ने लगी, भूचाल आ गया। परिणाम ये था कि वे मानसूनी हवाएं जो कि इन क्षेत्रों में बारिश लाती थी, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। नमी की मात्रा कम हो गई और धीरे धीरे ये भूखंड काल के प्रवाह के साथ साथ रेगिस्तान में बदल गई। आज भी इन क्षेत्रों में खुदाई की जाती है तो कई प्रकार के घोंगे, सीपी और इस प्रकार की वस्तुएं मिलती है जो कि समुद्र तलहटी में पाई जाती है। तो इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि शुरुआती दौर में यहाँ पर एक विशाल समुद्र लहरें मारा करता था और ज्योग्राफी में उसका नाम तैतीस सागर दिया गया। रामायण में भी इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की और काफ़ी अनुनय विनय करने के बावजूद जब समुद्र रास्ता देने को तैयार नहीं हुआ तो विद्यार्थियों, श्री राम ने अग्निबाण के माध्यम से समुद्र को सुखाने का निश्चय किया। तब समुद्र ने माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपको रास्ता दे दूंगा, आपके लंका जाने के रास्ता उपाय मैं आपको बता दूंगा और आप इस बाण को मेरे उत्तर पश्चिमी इलाके में, जो अभी जिन रेगिस्तानी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, आप उन इलाकों में छोड़िए। परिणाम ये था कि उस अग्निबाण के कारण वो सारा का सारा पानी सूख गया और रेगिस्तान बन गया। इट्स अ माइथोलॉजी, ये एक पौराणिक बात है जिससे ज्योग्राफी के इस तथ्य को पुष्टि मिलती है कि यहाँ पर किसी दौर के अंदर समुद्र रहा होगा। तो मैं आपसे एक उस सभ्यता के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो कि घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता विद्यार्थियों और कोई सभ्यता नहीं है बल्कि राजस्थान के पुरातात्विक अध्याय का एक गौरवपूर्ण हिस्सा कालीबंगा की सभ्यता है। कालीबंगा जो वर्तमान में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, पीलीबंगा के पास स्थित है। कालीबंगा एक पंजाबी शब्द है, चूँकि यहाँ पर काले रंग की बंगड़ी चूड़ियाँ बड़े पैमाने पर मिली, इससे स्थानीय भाषा में इसका नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जिसकी प्राचीनता की हम बात करें तो हम इसको लगभग 3500 से लेकर 4000 BC के बीच ले जा सकते हैं। यानी आज से लगभग 5500 साल पहले की मोटा मोटी इस सभ्यता के कालखंड को निर्धारित किया जाता है। इस सभ्यता में खुदाई का कार्य कई स्तरों पर किया गया। मोटे तौर पर हमें 5 स्तर में मिलती है इस सभ्यता की खुदाई का प्रमाण। और इस सभ्यता की खुदाई का काम सबसे पहले 1952 में प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किया था और इसके बाद में 1961 से लेकर 1970 तक कई पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा की सभ्यता के उत्खनन कार्य से जुड़े रहे, जिनमें प्रोफेसर बीबी लाल, प्रोफेसर ब्रजवासी लाल, प्रोफेसर खरे, प्रोफेसर श्रीवास्तव और प्रोफेसर SP जैन जैसे कई पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता के उत्खनन कार्य से जुड़े। और जैसे कि मैंने बताया कि इस सभ्यता को कुल 5 स्तरों में उत्खनन किया गया, जिनमें से पहले और दूसरे स्तर तो विद्यार्थियों ऐसे स्तर हैं जिनका ताल्लुक पूर्व हड़प्पा युग से था। यानी वे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से पहले के प्रस्तर धातु युगीन इतिहास का प्रतिनिधित्व करते थे। वे ताम्रपाषाण युग की बात करते थे जिसमें बड़े पैमाने पर तांबे के उपकरण भी हमें इस कालखंड से मिल रहे हैं। और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर ऐसे हैं जिनको हड़प्पा युगीन माना जाता है। और कुछ एविडेंसेज ऐसे मिल रहे हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कालीबंगा सेंटर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी चलता रहा। हिंदुस्तान में आने वाले ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधियों के प्रमाण भी यहाँ से मिल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर यज्ञ वेदिकाएँ, यहाँ पर कुछ संख्या में, बहुत बड़ी संख्या तो नहीं लेकिन कुछ संख्या में यज्ञ वेदिकाएँ और हवन कुंड मिले।
और ये यज्ञ वेदिका और हवन कुंड इस बात के साक्षी है कि इनका ताल्लुक यज्ञ प्रधान संस्कृति आर्यों से निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से रहा होगा। इस सभ्यता की खुदाई का काम किया गया तो शुरुआती दौर में 12 मीटर के 2 टीलों का चयन किया गया। टीले ऊंचे थे और टीले 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। इन दोनों ही टीलों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को देखकर ये पता लगता है कि यहाँ की निर्माण शैली में हड़प्पा काल में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और ये ईंटें धूप में सुखाई गई थी। हमें कुछ ईंटों पर प्लास्टर के भी प्रमाण मिल रहे हैं। जहाँ तक नगर विन्यास की बात की जाती है तो चूंकि इसके कुछ स्तर हड़प्पा के इक्वल है, इसलिए यहाँ की नगर विन्यास योजना, भवन निर्माण शैली, नगरों के निर्माण की योजना काफ़ी हद तक हड़प्पा से मिलती जुलती है। मकानों का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनी होती थी और नालियों के बाहर भी चबूतरे और गोल बड़े आकार के खड्डे बना दिए जाते थे और उनको ऊपर से ढक दिया जाता था ताकि घरों का गंदा पानी जमीन के अंदर सीधी तरीके से सोख लिया जा सके। घरों की एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति के बीच के अंदर गली और सड़क होती थी। इन गली और सड़कों के पक्की ईंटों से होने के प्रमाण है। घरों के अंदर 3 से लेकर 5 के बीच में बड़े बड़े कमरे और छोटे छोटे कमरे और एक खुले दालान का भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के चूल्हों के संकेत मिलते हैं। कुछ चूल्हे ऐसे जो भूमि के जमीन के ऊपर बनाए गए थे और कुछ ऐसे जो भूमि के अंदर खड्डा करके बनाए गए थे। तो जो भूमि के अंदर खड्डा करके बनाए गए थे वे चूल्हे लगभग बहुत हद तक तंदूर से मिलते जुलते। तो चूंकि तंदूर के एविडेंस मिल रहे तो विद्यार्थियों, इतिहास ऑब्जर्वेशन का नाम है। हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, पर्यवेक्षण करने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। चूंकि तंदूर मिला है तो हमारे दिमाग के अंदर तुरंत ब्लिंक करना चाहिए कि चूंकि तंदूर है तो तंदूर का प्रयोग केवल 1 या 2 आदमियों के खाने के लिए तो नहीं होता, बड़े पैमाने पर लोगों का खाना इसमें बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये कि निश्चित रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद रही होगी। इसके अलावा कालीबंगा सेंटर जाना जाता है अपने जुते हुए खेत के प्रमाण के लिए। कालीबंगा से एक जुते हुए खेत के एविडेंस मिले हैं और विद्यार्थियों, ये विश्व सभ्यता के बहुत ही गिने चुने साक्ष्यों में से एक है जहाँ कोई जुते हुए खेत के प्रमाण मिल रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि शायद कालीबंगा के अलावा ये कहीं भी नहीं होगा। तो उस खेत की बनावट को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस खेत का प्रयोग चने और सरसों की खेती के लिए किया जाता था, क्योंकि लाइनों के बीच के अंदर जो जुताई के लिए लाइनें खींची गई थी उन रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो चने और सरसों की खेती के हिसाब से उपयुक्त पाया जाता है। तो चने सरसों की खेती के प्रमाण मिल रहे हैं, मटर के भी प्रमाण मिल रहे हैं, जौ के भी प्रमाण मिल रहे हैं, ज्वार के भी प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये इतनी विस्तृत सभ्यता थी कि इतिहासकारों का ये मानना था कि कालीबंगा को विशाल सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सभ्यता के शुरुआती एविडेंस काफ़ी हद तक कोट दीजी जो हड़प्पा सभ्यता का एक केंद्र था उससे मिलते जुलते प्रमाण है। और यदि हम कालीबंगा सभ्यता के शुरुआती स्तर की बात करें, यानी प्री हड़प्पन स्टेज की बात करें, तो हमें उस दौर में ताम्र पाषाण युगीन एविडेंस मिल रहे, तांबे के उपकरण मिल रहे, तांबे के हथियार मिल रहे। यद्यपि उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी कि राजस्थान में ताम्रपाषाणी सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण केंद्र आहड़ जो कि बनास नदी के कांठे में विकसित था, उतने नहीं है। क्योंकि आहड़ की जो बनासीन संस्कृति है वो तो पूरी तरीके से ताम्रपाषाण संस्कृति थी। उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे इसके बारे में। तो यह एक ऐसी सभ्यता थी जो प्री हड़प्पन स्टेज और पोस्ट हड़प्पन स्टेज के भी यहाँ से एविडेंसेज मिल रहे हैं। तो कालीबंगा लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता के स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। और मेरा विद्यार्थियों आपसे ये कहना है कि यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें नया अपडेशन की प्रक्रिया चलती रहती है।
जैसे जैसे सभ्यता के नए नए स्थलों का उत्खनन होता है वैसे वैसे बहुत सारे प्रमाण इसके अंदर और भी जुड़ जाते हैं। कालीबंगा से कपास के भी प्राचीनतम प्रमाण मिले, सूती वस्त्र के भी। तो पुरातात्विक दृष्टि से कालीबंगा राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करता हूँ सभ्यता के एक और दूसरे केंद्र के बारे में जो अहाड़ के नाम से जाना जाता है। अहाड़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। गिलुंड और बागोर जैसे सेंटर भी इससे जुड़े हुए थे और ये राजस्थान के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें बड़े पैमाने पर तांबे और पत्थर के हथियारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तांबे के उपकरण बड़ी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से 79 टाइप के अलग अलग प्रकार के तांबे के उपकरण मिले। तांबे की कटोरियाँ मिली, थालियाँ मिली, मछली पकड़ने के कांटे मिले तांबे के अंदर, तांबे के हमें बाणाग्र मिले, फलक है, इस प्रकार की चीज़ें हमें मिली है। तो अहाड़ की संस्कृति विद्यार्थियों बनास नदी के कांठे के क्षेत्र में विकसित था। अहाड़ उदयपुर के पास स्थित है और अहाड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आघाटपुर के नाम से जाने जाने वाला अहाड़ सेंटर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र था और इस सेंटर के बारे में बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। यहाँ के लोग ज्वार से परिचित थे, जौ से परिचित थे, सरसों से परिचित थे। इसके अलावा यहाँ पर हमें अनाज रखने के बड़े पैमाने पर स्टोर मिले। इससे ये तात्पर्य मिलता है कि स्टोरेज की तादाद ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ थे। क्योंकि बनास नदी की घाटी के क्षेत्र के ये इलाके थे तो निश्चित तौर पे उपजाऊ होंगे। इसके अलावा यहाँ से हमें समाधिकरण के बारे में कुछ रोचक जानकारी मिली है। शवों को अंतिम संस्कार के बारे में आंशिक समाधिकरण के भी प्रमाण मिल रहे हैं, यहाँ से पूर्ण समाधिकरण के प्रमाण भी मिल रहे हैं और इसके अलावा शवों के दाहीकरण के भी प्रमाण मिल रहे हैं, शवों को जलाए जाने के भी प्रमाण मिल रहे हैं। हमें एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर काफ़ी छेद है, तो वो एक विशेष प्रकार की बीमारी का संकेत है जो उस युग में प्रचलित थी, जो उस युग में हुई थी उस बच्चे को। इसके अलावा हमें यहाँ से एक प्रकार की बड़ी बैल की प्रतिमा मिली है जो इतिहासकारों के बीच, पुरातत्ववेदाओं के बीच में बनासिन बुल के नाम से काफ़ी प्रख्यात है। तो अहाड़ का सेंटर काफ़ी प्राचीन सेंटर है और मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक की सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता था और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इसको 1900 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसको ले गए। तो जब इसको 1000 ईसा पूर्व तक ले जाया जाता है इस सेंटर को, यानी और अगर 1200 ईसा पूर्व तक भी ले जाया जाता है तो इसका ताल्लुक काफ़ी हद तक हिंदुस्तान में आने वाले ऋग्वैदिक आर्यों से भी इनका संबंध कायम हो जाता है। क्योंकि ऋग्वेद का रचना काल मोटे तौर पर 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। तो ये स्वाभाविक है कि जब कालीबंगा सेंटर में आर्यों की गतिविधियों के कुछ एविडेंसेज हमें देखने को मिल रहे हैं यज्ञ वेदिक और हवन कुंड के रूप में, तो ये एविडेंसेज हो सकता है कि अहाड़ में भी मिले। सभ्यताओं के खुदाई का कार्य चालू है। यहाँ की जो सभ्यताओं के खुदाई का कार्य है, सबसे पहले काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए थे। प्रोफेसर अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 में इस सभ्यता के उत्खनन का काम किया। इसके बाद 1956 में प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल इससे जुड़े। बाद में प्रोफेसर HD साकलिया, वो भी अहाड़ सभ्यता के उत्खनन के कार्य से जुड़े। तो अहाड़ सभ्यता के बारे में विविध प्रकार की जानकारी हमें मिल रही है और प्रकाश में आ रही है। तो विद्यार्थियों, मेरी इस क्लास का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि किस प्रकार से ये अहाड़ और कालीबंगा के सेंटर राजस्थान के प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से इनका अध्ययन किया जाए। तो इनका अध्ययन करते वक्त इनके कालखंड को देखना जरूरी है। कौन कौन से उत्खननवेताओं ने इसके ऊपर काम किया है, ये सभ्यताओं के किस स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितने स्तर पे यहाँ पे खुदाई के काम हो रहे हैं, इन तमाम बातों को हमें जानना जरूरी है ताकि इसके बाद हम इस टॉपिक को काफ़ी गहराई के साथ पढ़ सकें। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको अवगत कराया राजस्थान के आद्य ऐतिहासिक और पुरातात्विक इतिहास के बारे में। आगे की कक्षा में मैं राजस्थान के इतिहास के बारे में और भी पहलू को स्पर्श करने की कोशिश करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा मालव जनपद, मत्स्य जनपद और बैराट सभ्यताओं के बारे में, जो कि राजस्थान में विकसित हुई थी और राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
जय हिंद, जय भारत।